हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इससे पहले हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी के बीच में होता है 1857 का रिवॉल्ट, जो खुद में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उसे हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे और थ्योरी भी हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दिस वॉर इज कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया पहला वॉर। अब ऐसा नहीं था कि अचानक से ये रिवॉल्ट हो गया। अब ब्रिटिशर्स धीरे 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 जो इंडियंस थी उस पर इतना ज्यादा जुल्म अपना बढ़ा दिया था कि जो इंडियंस थे वो बिल्कुल परेशान हो गए थे। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, जो किंग थे उनसे उनका साम्राज्य छीन लेना, उन पेंशन ना देना और डिफरेंट टैक्सेस लगा देना अलग अलग रेट के, बहुत ही ज्यादा पार्शियलिटी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। फिर धीरे धीरे जगह जगह पे जब लोग इंडियंस परेशान हो गए तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है जो स्टार्ट होता है बैरकपुर से। इसे हम आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको लास्ट तक बहुत अच्छे से देखना है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो ये रिवॉल्ट है 1857, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है और इसका होने के कई सारे रीजन है, कई सारे इसके कॉजेज हैं। सबसे पहले हम इसके कॉजेज देखेंगे, मिलिट्री कॉजेज हम देखेंगे, पॉलिटिकल कॉजेज देखेंगे, इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे, सोशियो रिलीजियस, इमीडिएट कॉजेज एंड अदर कॉजेज। सबसे पहले हम देखेंगे मिलिट्री कॉजेज क्या थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ 1857 का। जो इंडियंस थे जब ब्रिटिशर्स उनको मिलिट्री में रखते थे तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा पार्शियलिटी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था इंडियन सोल्जर्स के साथ। उनकी जो सैलरी थी उसमें अगर कोई यूरोपियन है उसकी सैलरी 10,000 है तो वहीं जो इंडियन सोल्जर है उसकी सैलरी सिर्फ 1,000 हुआ करती थी। डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था इंडियन सोल्जर्स में। उनकी जो सैलरीज थी उसमें बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता था। और जो यूरोपियंस थे अगर उनको कहीं बाहर भेजा जा रहा है तो उनको डबल सैलरी दी जाती थी, बट जो इंडियंस थे उनको कोई अलग से ऐसा कुछ भी उनके लिए पॉलिसी नहीं बना रखी थी। तो कोई उनके लिए डबल भत्ता जो कहते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट यूरोपियंस के लिए था। नो डबल भत्ता। रेशियल इंसल्ट भी की जाती थी, काला गोरा। अब आपने देखा, ये मूवीज में भी देखा है, काला गोरा करते थे। रेशियल इंसल्ट भी उन्हें झेलना पड़ता था। ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, अगर किसी को बाहर भेजा गया, जैसे मैंने बताया, अगर किसी को बाहर भेजा गया कहीं पे लड़ने के लिए आउटसाइड इंडिया तो उन्हें डबल पैसे दिए जाते थे यूरोपियंस को। बट इंडिया में अगर किसी को भेजा तो उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, पहली बात। और ऐसा मानते थे उस टाइम इंडियंस कि अगर हम अपने देश को छोड़ के बाहर गए तो ये हमारे धर्म के लिए, हमारे रिलीजन के लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी एक रीजन था, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट। और इंडिया की जो रैंक थी उस टाइम, अगर कोई सोल्जर है मिलिट्री में ब्रिटिशर्स के, तो जो इंडिया की, जो इंडियंस की रैंक थी वो सूबेदार से ज्यादा उनको पोस्ट नहीं मिलती थी। बट जो बाकी थे वो कमांडर तक पहुंच जाते थे। बट जो इंडिया की जो रैंक दी जाती थी कुड नॉट राइज अबव सूबेदार। और मैक्सिमम पोस्ट इंडियंस के लिए क्या रखी थी कि तुम बस सूबेदार तक ही जा सकते हो, उससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। तो ये कुछ थे मिलिट्री रीजन जिसकी वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ 1857 का। सेकेंड जो कॉज हम पढ़ते हैं वो है पॉलिटिकल कॉजेज। अब पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा हड़प नीति, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, कौन लेके आया था? ढलौजी लेके आया था। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है? अब जिस तरीके से अगर कोई राजा रानी है तो अगर कोई उनकी जो खुद की अगर कोई उनका सन नहीं है तो ऐसा होता था कि अगर वो किसी को हायर करते हैं, किसी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया, तो क्या करते थे जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको पेंशन देते थे। और लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो भी अपनी बात सही से जो पॉलिसी बनाते थे या जो भी वो रूल्स बनाते थे वो फिर उस पर खुद ही फॉलो नहीं करते थे। तो इसमें हुआ क्या, बाद में इन्होंने पेंशन देना बंद कर देते थे। तो जिस तरीके से जो नाना साहिब थे वो एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, एडॉप्टेड सन होता था, फिर उसको पेंशन देती थी ब्रिटिशर्स। तो बट पेंशन देने को मना कर दिया। तो ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स की चाल थी कि हम किसी ना किसी तरीके से बस इनका जो पूरा साम्राज्य है, इनका जो पूरा किंगडम है, उसको किसी तरीके से हड़प लें। तो यही थी पूरी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति किसकी? ढलौजी की। ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि वो पेंशन नहीं देंगे नाना साहिब को। जो नाना साहिब थे उन्होंने फिर रिवॉल्ट किया, कहां से? कानपुर से। तो कानपुर से रिवॉल्ट किया नाना साहिब ने। दूसरा हम देखते हैं कि जो अवध था, यानी कि जो अब लखनऊ है, अवध था अंडर बेगम हजरत महल के, उनको कहा गया कि आप माल एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो ये किससे कहा गया? बेगम हजरत महल से कहा गया 1856 में। तो फिर बेगम हजरत महल ने भी यहाँ से रिवॉल्ट अपना किया था अवध से।
या आप बोल सकते हो लखनऊ से, और एरिया कैप्चर्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से एरिया कैप्चर किए थे ब्रिटिशर्स ने अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले आपको याद रखना है सतारा जिला। कौन सा? सतारा स्टेट आपको याद रखना है। ये फर्स्ट स्टेट था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था। इसके बाद झांसी, नागपुर एंड संबलपुर, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो आता है वो है सब्सिडी अलायंस, यानी कि सहायक संधि। अब ये जो सहायक संधि है, सब्सिडी दिया गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो चाहते थे कि हमें ये सब्सिडी मिले। सब्सिडी मिले किस टाइप से? जैसे कि अब ये बहुत ही फेमस होता था कि फूट डालो और राज करो, तो ब्रिटिशर्स यही पूरा एक पॉलिसी नीति अपनाते थे कि आपस में जो किंग वगैरह है इनमें फूट डाल दो और राज करो। तो अगर ये किसी किंग के पास गए तो ये कहते थे कि देखो वो किंग तुम पे अटैक करने वाला है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे, तुम तो हो वीक और हम तो हैं सुपीरियर। सो हम क्या करेंगे, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। तो अगर हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे तो तुम क्या करोगे, हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं, जो हमारी मिलिट्री में आर्मी जो लोग हैं, उनसे तुम कोई टैक्स वगैरह नहीं लोगे। तो इस तरीके से ये सब्सिडी अलायंस, यानी कि खुद पे सब्सिडी लगाते थे एक दूसरे के राजा के खिलाफ भड़का के। तो ये था एक सब्सिडी अलायंस जो कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था 1798 में। और ये क्या था? एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी। इट मींस जो अदर्स इंडियंस वगैरह हैं या जो किंग वगैरह हैं, वो ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी में, सब्सिडी अलायंस में कोई भी फिर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेट जिसने साइन किया था सब्सिडी अलायंस के तहत, तो वो कौन सा था? हैदराबाद था। कौन सा स्टेट? हैदराबाद। अब ये जो सब्सिडी थी ये किसको दी जाती थी? तो ब्रिटिश को दी जाती थी फॉर ब्रिटिश आर्मी, उनकी ब्रिटिश आर्मी के लिए। सो सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर ब्रिटिश आर्मी। तो ये हमने देखा मिलिट्री कॉजेस क्या थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने के। पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, जिसमें हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? डलहौजी लेके आया था। सब्सिडी अलायंस कौन लेके आया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था। सो इसके बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे। सो इकोनॉमिक कॉजेस में हाई रेट टैक्स, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट, डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। सो जो इंडियन जो लोग थे, उनके जो प्रोडक्ट वगैरह थे उस पर बहुत ही हाई रेट का टैक्स लगाते थी ब्रिटिशर्स। और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पर एक अलग ही टाइप के कुछ टैरिफ पॉलिसी बना देते थे इंडियंस के लिए, जो उनको बहुत ही ज़्यादा उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाता था। और जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स वगैरह इंडियंस डिज़ाइन करते थे या खुद से बनाते थे, उसको भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सो हाई रेट टैक्स, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट, डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। सो ये सारे रीजन थे, इकोनॉमिक रीजन, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 आगे भड़का। फिर आता है सोशो रिलीजियस कॉजेज। अब ये जो सोशो रिलीजियस कॉजेज है, तो आपको पता है कि पहले क्या था, सती प्रथा था। ओके, जो विडो हो जाती थी फीमेल्स, तो उनको अपने पति के साथ जला दिया जाता था। तो ये क्या था, सती प्रथा था। तो ये जो एक प्रथा थी, एंटी सती रिजोल्यूशन लेके आए 1829 में। कौन? विलियम बेंटिक। और किसकी हेल्प से? विथ राजा राम मोहन रॉय, जो फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के। तो वैसे तो देखा जाए तो ये एक अच्छा रिजोल्यूशन था, एंटी सती रिजोल्यूशन था। अब इससे फीमेल क्या थी, वो बच जाती थी। फिर अब फीमेल्स अगर बच गई हैं तो क्या उन्होंने करा ब्रिटिशर्स ने कि अब ये जो विडो फीमेल्स हैं, इनको हम फिर से इनका मैरिज करेंगे, रीमैरिज करेंगे। सो फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए 1856 में। सो ये जो दो रिजोल्यूशन थे, क्योंकि आप देखिए जब रिलीजन की बात तो आती है कि नहीं हमारे रिलीजन में तो ऐसा ही चलता है, तो कहीं ना कहीं फिर इंडियंस को फिर यहाँ से भी लगा कि देखो हमारी ये प्रथा थी, अब इसको भी हटा दिया है, एंटी सती रिजोल्यूशन लेके आ गए हैं। तो ये एक तरीके से सोशो रिलीजियस कॉज बन जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का भड़कने का। सो एंटी सती रिजोल्यूशन आया 1829 में। विलियम बेंटिक, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी सती रिजोल्यूशन कौन लेके आया? विलियम बेंटिक लेके आए। ओके, किसकी हेल्प से आया था? राजा राम मोहन रॉय, जो फाउंडर है ब्रह्मो समाज के। विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता था अगेंस्ट इंडियंस। वही मैंने आपको बताया, काला गोरा बहुत करते थे और जबरदस्ती फोर्सफुली कन्वर्जन करते थे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में। कोई हिंदू है तो उसको क्रिश्चियन में जबरदस्ती फोर्सफुली चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे रीजन क्या है, सोशो रिलीजियस कॉजेज देखने को मिलता है। अब जो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं, इमीडिएट कॉज क्या था।
अब इमीडिएट कॉज क्या होता है, तो अचानक से कैसे ये रिवॉल्ट भड़का, तो आप देखो, आपने सुना होगा कि जो मंगल पांडे थे तो वो क्या थे, एक सिपाही थे, ठीक है, कहाँ पे, बैरकपुर में। तो सुनने में क्या आता है कि जो मिलिट्री है ब्रिटिशर्स की, तो वो क्या कर रहे हैं, अब एक न्यू गन लेके आए हैं। कौन सी न्यू गन लेके आए, न्यू एनफील्ड राइफल, ओके। और इसमें ये यूज कर रहे हैं काउ एंड पिग का फैक्ट, ओके। तो एक तरीके से ये र्यूमर फैला दिया था, अफवाह फैला दी थी कि जो न्यू एनफील्ड राइफल है उसमें काउ एंड पिग का फैक्ट यूज हो रहा है, ओके। तो ये जो न्यू एनफील्ड राइफल्स थी, तो इसमें जो बारूद भरते थे उसमें क्या करते थे, मुंह से इसे छीलना पड़ता था और भरना पड़ता था, फिर बंदूक से गोली चलाते थे। तो अब जैसे मुंह का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो काऊ है वो क्या है, वो हिंदू के लिए एक माता मानी जाती है कि गाय हमारी माता है। इस तरीके से जो पिग है, तो जो मुस्लिम्स हैं उनमें कहा जाता है कि जो पिग का मीट है वो खाना पसंद नहीं करते। तो ये क्या था, एक तरीके से रिलीजन पे अफेक्ट डाल रहा था, ओके, रिलीजन पे अफेक्ट डाला, ओके। सो ये जो कार्टेजेस थे, जो एक र्यूमर फैला दिया था कि काउ एंड पिग के मीट से बन रहा है, तो इस वजह से ये रिवॉल्ट भड़का। सो इट मीन्स ये एक रिलीजन के अगेंस्ट था, धर्म के अगेंस्ट था, हिंदू एंड मुस्लिम के। हिंदू के लिए काउ इंपॉर्टेंट है और जो मुस्लिम्स हैं वो पिग का मीट नहीं खाते, तो इसलिए ये जो इमीडिएट कॉजेस था अचानक से भड़का, ओके। तो यहाँ पर आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ से मुंह से खोल के इसे भरना पड़ता था, फिर ये बंदूक चलती थी प्रॉपर। तो ये न्यू एनफील्ड राइफल में ये बात थी, ये था एक इमीडिएट कॉज किसका, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। सो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है यहीं से। सो अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ रिवॉल्ट कहाँ कहाँ पर ये जो रिवॉल्ट था स्टार्ट हुआ, ओके। तो आप देखो, वैसे तो पूरा आप अगर नॉर्थ देखो तो काफ़ी जगह पे ये फैल चुका था, ओके। तो स्टार्ट हुआ ये बैरकपुर कोलकाता से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, बैरकपुर कोलकाता से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, बैरकपुर कोलकाता। इसके बाद ये यूपी तक पहुंच गया, यूपी के लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर, बनारस, झांसी ये पहुंचा, फिर दिल्ली पहुंचा, पटना, आरा, सतारा और लास्ट में ये ग्वालियर तक पहुंचा था। सो 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे थे वो क्या थे, एक सिपाही थे, ओके। तो सिपाही जो थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिपाही थे, राइट। तो मंगल पांडे क्या थे, 34th बंगाल छावनी का एक सिपाही थे और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि ये जो राइफल है न्यू, जो कार्टिजेस जो है इसके, जो पिग और काउ के मीट से बने हैं, इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं भाई इसको यूज नहीं करूंगा, ओके। सो इसे ही कहा जाता है कि ये एक इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हुआ रिवॉल्ट 1857, ओके। सो स्टार्ट हुआ ये कहाँ से, बैरकपुर बंगाल से। और ये फर्स्ट पर्सन थे मंगल पांडे, जो एक सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने यहीं से एक इनिशियल स्टेज पे बोला कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, और यहीं से रिवॉल्ट देखा जाए तो इनिशियली स्टार्ट हो जाता है। सो मंगल पांडे किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर, ह्यूक्सेन एंड बोग, ओके। तो ह्यूक्सन एंड बोग को किल कर दिया किसने, मंगल पांडे ने। अब क्या होता है कि जो 10 मई को कई सारे सैनिक कहाँ पहुंच जाते हैं, मेरठ में पहुंच जाते हैं और वहां पर स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं इस रिवॉल्ट को एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। फिर वो कहाँ पहुंच जाते हैं, 11 मई को पहुंच जाते हैं कहाँ पर, बहादुर शाह जफर के पास। सिपाही होते हैं वो सोचते हैं अगर मुगल ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं अपने टाइम पे, तो बहादुर शाह जफर के पास हम चलते हैं। बट उस टाइम ये जो बहादुर शाह जफर थे ये बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, बट फिर भी ये जो पूरी सिपाही की एक पूरी टुकड़ी आप कह लो, ये जाती है बहादुर शाह जफर के पास और उन्हें बोलती है कि यू आर द एम्परर ऑफ इंडिया। तो इसको सुन के बहादुर शाह जफर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अरे वाह, मुझे एम्परर ऑफ इंडिया बोला, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं रिवॉल्ट करूंगा। सो यहीं से रिवॉल्ट ब्रोक आउट हो जाता है दिल्ली में भी, ओके। सो बहादुर शाह जफर को क्या कहा जाता है, शहंशाह हिंदुस्तान भी बोला जाता है, एम्परर ऑफ इंडिया। तो किसने बोला, जो एक पूरे सिपाही का एक टुकड़ी थी उन्होंने बोला एम्परर ऑफ इंडिया, किसको, बहादुर शाह जफर को। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि एम्परर ऑफ इंडिया सिपाहियों ने किसको बोला, बहादुर शाह जफर को, ओके। तो ये 11 मई को पहुंच जाते हैं और फिर दिल्ली में भी ये रिवॉल्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, ओके। और एंड कहाँ पे होता है, ग्वालियर में जाके इस रिवॉल्ट का एंड होता है। सो अब हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर सेंटर थे इम्पोर्टेंट रिवोल्ट ऑफ 1857 में, कौन लीडर्स थे या कौन कमांडर्स थे, कौन से ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को छुपाने की या फिर दबाने की कोशिश करी। तो इम्पोर्टेंट जो सेंटर्स हैं उसे हम देखेंगे, कैसे याद रखेंगे वो भी आप देखोगे ध्यान से।
सबसे पहला सेंटर है, आप देखो दिल्ली। दिल्ली से किसने रिप्रेजेंट किया था? बहादुर शाह सेकंड जफर ने और जनरल भक्त खान ने। ब्रिटिशर कौन था जिसने इस रिवॉल्ट को दबाने की कोशिश की? निकोलसन एंड हडसन। ओके, तो यहाँ पर आप देखो दिल्ली लिखा हुआ है, कैसे आप याद रखोगे? तो देखो, आप कहते हैं ना कि कोई सन है, तो हमें कोई बच्चा है, कोई सन है, तो उसका जो दिल है उसको स्टार्टिंग से ही हमें कैसा बनाना है? उसे बहादुर बनाना है। ओके, बहादुर बनाना है। तो बस इजली आप ऐसे लिंक बना के याद कर लोगे। दिल्ली, ओके, कौन ब्रिटिशर था? सन, तो निकोलसन एंड हडसन। बहादुर बनाना चाहिए, सो बहादुर शाह सेकंड जफर। नेक्स्ट है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान ने लीडर थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर आप देखो बरेली लिखा है, तो बरेली से आप देखो रैली, बरेली रैली। ओके, सो रैली में अगर आप जाओगे तो खाना लेके जाओगे, खाना खा के जाओगे। ओके, रैली में जाने से पहले खाना खा के जाओगे, खाना लेके जाओगे। तो खान खान दोनों, तो खान बहादुर खान। नेक्स्ट है कानपुर। तो आप देखो यहाँ पे कान लिखा हुआ है। ओके, और कौन थे? नाना साहिब थे जो एडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के। और कौन थे? तात्या तोपे थे जो अकाउंटेंट थे नाना साहिब के। ब्रिटिशर कौन था? कैंपबेल था। तो आप यहाँ पे देखो नाना साहिब लिखा है, तो कान लिखा है ना, तो कोई अगर कान पे आकर आपके बेल बजाएगा तो आप क्या कहोगे? नाना ही तो करोगे, वरना तो हमारा कान ही काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो कान के पास अगर कोई बेल आके बजाएगा तो आप क्या कहोगे? नाना करोगे, तो नाना से नाना साहिब हो जाएंगे। नेक्स्ट है लखनऊ। ओके, सो आप देखो लखनऊ लिखा है, यहाँ पर भी ब्रिटिशर कौन था? कैंपबेल था। बेगम हजरत महल ने रिप्रेजेंट किया था। तो आप देखो लखनऊ लिखा है, तो लखनऊ से आपको लक उठाना है। लक किसका अच्छा होगा? जिसके पास भाई हजारों रुपए हैं और जिसके पास महल है और बेगम भी है। सो बेगम हजरत महल। ओके, कैंपबेल भी आपको याद रखना है। ओके, सो आप देखो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने इतना वो डेंजरस उनका रूप देखने को मिला था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। ओके, अब आप देखो रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा जाता है कि उनका जो सबसे अच्छे से लड़ाई किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। तो इतनी अच्छे से लड़ाई की थी कि उनको रोज देने का आपको मन करेगा, है ना? वो भी कैसा? ह्यूज रोज। तो ह्यूज रोज थे जिसने दबाने की कोशिश की थी। और ह्यूज रोज ने क्या था कि भाई रानी लक्ष्मीबाई ही एक ऐसी इंडियन थी जिन्होंने इतने अच्छे से रिवॉल्ट को फाइट किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और एक डेंजरस वुमेन भी कहा था, ब्रेवेस्ट वुमेन भी कहा था। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। किसने कहा था? ह्यूज रोज ने कहा था। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। ब्रिटिशर कौन था? कर्नल नील। अब यहाँ पे देखो आप एला लिखा है, तो एला से आपको ऑल उठाना है। ओके, क्या उठाना है? ऑल उठाना है। इलाहाबाद का प्रेजेंट में नेम क्या है? प्रयागराज है, तो आपको ऑल उठाना है। तो हम कहते हैं ना कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, यार तुझे ये खाना है, तो आप क्या कहोगे? हाँ यार लिया, ऑल लिया। तो ऑल लिया से आपको लिया याद रखना है, ऑल लिया। ठीक है, क्या बोलते हो ना? ऑल लिया, ऑल लिया, सब लिया। तो लिया लियाकत अली। और कौन है? नील है। ठीक है, ब्रिटिशर कौन है? कर्नल नील। नेक्स्ट है, अब आप देख रहे हो बिहार। और ये जो बिहार है, बिहार का जगदीशपुर, यहाँ से कौन से इंडियन लीडर्स थे? कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। ब्रिटिशर्स कौन थे? विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है? बिहार लिखा है हार। ओके, और यहाँ पे है कुंवर। तो कुंवर से आपको वॉर रिलेट करना है कि वॉर में आपकी भाई हार नहीं होनी चाहिए, तो हार नहीं होनी चाहिए, तो बिहार हो जाएगा। ओके, और आपको अपना वॉर में क्या करना पड़ता है? पूरा विल पावर शो करना पड़ता है। तो विल से विलियम टेलर एंड इनके साथ है विंसेंट आयर। तो ये इस तरीके से आप इनको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ और हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है पटना। पटना के कौन थे? मौलवी पीर अली जो लीडर थे वहाबी मूवमेंट के भी। फैजाबाद के कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। मथुरा के देवी सिंह। मेरठ के कदम सिंह। अवध के बेगम हजरत महल। अब देखो ये जो अवध है इसमें कई सारे रीजन आते थे पहले, जैसे नवाब ऑफ अवध, फिर ये बाद में लखनऊ हो गया। सो आपको याद रखना है कि अगर अवध लिखा हो और लखनऊ लिखा हो, सो दोनों की ही जिसने रिप्रेजेंट किया था, जो लीडर था इंडियन, वो कौन थी? बेगम हजरत महल। अब पटना का आप देखो, आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आपको कुछ पटाना है या कुछ भी इस तरीके का काम करना है तो आप किसके पास जाओगे? मौलवी पीर के पास। तो मौलवी पीर अली। फैजाबाद, फैजाबाद से आपको फैसला उठाना है यहाँ से। ओके, अगर आप कोई फैसला लेते हो तो आप यही तो कहते हो, अरे मेरा ये अहम फैसला है, तो अहम से अहमदुल्ला। फैजाबाद फैसला अहमदुल्ला। मथुरा देवी सिंह। सो आप देखो मथुरा में देवी देवताओं का पूरा एक सिटी है, कृष्ण जी का, राधा रानी जी का। सो मथुरा क्या है? देवी देवताओं का एक सिटी है, तो देवी से देवी सिंह हो जाएगा। मेरठ का कदम सिंह। अवध की बेगम हजरत महल। तो ये आपको याद रखना है, राइट। और यहाँ पर आप और भी देख सकते हो, जैसे कि अभी हमने देखा बैरकपुर का मंगल पांडे, दिल्ली का बहादुर शाह सेकंड, जनरल भक्त खान भी थे इसमें, दिल्ली के हकीम
असनुल्लाह जिन्होंने हेल्प भी की थी बहादुर शाह की, जो चीफ एडवाइजर थे बहादुर शाह सेकंड के। लखनऊ की बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह अमर सिंह, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान, बिजनौर से मोहम्मद खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, बरेली से खान बहादुर खान, मंदसौर से फिरोज शाह, ग्वालियर कानपुर से तात्या टोपे। सो अब देखो ग्वालियर जहां पर लास्ट रिवॉल्ट हुआ था तो कौन थे उसके लीडर, तात्या टोपे थे। तो आपको जो एक्स्ट्रा है ये इतना ध्यान नहीं रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आप यहाँ देख रहे हो इतना आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना है। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो जो तात्या टोपे थे उनका ओरिजिनल नेम क्या था, कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनका ओरिजिनल नेम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नेम था उनका, रामचंद्र पांडुरंग। एंड नाना साहिब ओरिजिनल नेम वॉज धोंदू पंत। नाना साहिब का ओरिजिनल नेम क्या था, धोंदू पंत। एंड शहंशाह ए हिंदुस्तान और एम्परर ऑफ इंडिया आगे ओके तो किसको कहा गया, बहादुर शाह सेकंड जफर को। रानी लक्ष्मीबाई विडोड क्वीन ऑफ राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी किसकी विडो थी, तो ये किसकी विडो क्वीन थी, राजा गंगाधर राव की, जो झांसी के थे। और इनका बचपन का नेम या इनको प्यार से मन्नू भी कहा जाता था। बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर है इस पूरे रेबल की, ये किसने कहा था, तो ह्यूज रोज ने कहा था ओके जिसने रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट इस रिवॉल्ट को दबाने की कोशिश की थी। ह्यूज रोज उसने रानी लक्ष्मीबाई को क्या बोला, डेंजरस भी बोला, ब्रेव भी बोला, बेस्ट भी बोला कि ये बेस्ट मिलिट्री लीडर है इस पूरे रेबल की ओके तो ये अदर फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके 1850 रिवॉल्ट से बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द इंडियन म्यूटनी बिगेन फ्रॉम मेरठ ऑन 10 मई 1857 एंड एंडेड इन। अब भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह समाप्त हुई। सो कहाँ पे इसका एंड हुआ, तो ये आपका एंड हुआ ग्वालियर को 20 जून 1858 को ओके सो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर। सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हो, म्यूटनी ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है ओके सो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है कि म्यूटनी ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये जो पूरा एक विद्रोह हुआ तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया। किसने कहा, सो इसको कहा वीडी सावरकर ने ओके और इस नेम पे इनकी बुक भी है। थर्ड क्वेश्चन इज हु स्पीयरहेडेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 रेबेलियन इन बिहार। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था, सो बिहार का नेतृत्व किसने किया था, हमने पढ़ा बिहार यानी कि हार। हार किस में नहीं होनी चाहिए, वॉर में नहीं होनी चाहिए, तो वॉर यानी कि कुंवर, सो कुंवर सिंह हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हु हैज कमेंटेड द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, रानी लक्ष्मीबाई। किसने कमेंट किया कि बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट है सभी में रानी लक्ष्मीबाई, किसने बोला, अभी हमने देखा ह्यूज रोज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस टाइम कौन था, कौन मुगल था, तो कौन मुगल था, बहादुर शाह सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज who was proclaimed emperor of Hindustan by the Sepoy on 11th May 1857। एम्परर ऑफ हिंदुस्तान किसको कहा था, सो बहादुर शाह जफर को कहा था ओके तो बहादुर शाह जफर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने बोला, मंगल पांडे ने। सेकंड क्वेश्चन इज द 1857 म्यूटनी फेल्ड मेनली बिकॉज। अब 1857 का ये जो पूरा रिवॉल्ट हुआ था आखिर ये फेल क्यों हो गया ओके सो आप देखो कोई भी चीज अगर आप बिना प्लानिंग के करोगे राइट कोई उसमें आपका लीडर नहीं है तो ऑब्वियसली आप जो भी वर्क कर रहे हो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यही रीजन था, सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से रिवॉल्ट कर रहे थे बट कोई प्लानिंग नहीं थी ओके पूरी प्लानिंग से करते तो उसी टाइम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती। सो कहाँ पीछे रह गया ये रिवॉल्ट, ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग एंड लीडरशिप। सो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन इज व्हेन वाज रिवॉल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने कब इसको पूरी तरीके से दबा दिया, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1859 ओके सो ये जो इंग्लिश थी कॉल द रिवॉल्ट द डेविल्स विंड, इन्होंने क्या बोला इस पूरे रिवॉल्ट को, ब्रिटिशर्स ने डेविल्स विंड बोला
और फाइनली ये जो रिवॉल्ट था 1857 को पूरी तरीके से इसको सप्रेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने 1859 में। अब होता क्या है, इस रिवॉल्ट के पास जो एक तरीके से पूरा कंट्रोल होता है वो किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, राइट। सो द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास्ड टू द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके बेसिस पे जो पूरा एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो फिर किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो रिवॉल्ट था 1857 का फाइनली ब्रिटिशर्स ने कब इसको पूरी तरीके से सप्रेस्ड कर दिया था, सो 1859 में। नाइन्थ क्वेश्चन इज मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर ऑन। अब मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। आपसे पूछा है कब चढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने अटैक किया था 2 ब्रिटिशर्स पर भी। ओके, और मंगल पांडे ने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 अप्रैल 1857 को। 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हो प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड लीडर, कानपुर नाना साहेब, बिल्कुल ठीक है। बागपत, शाहमल, मथुरा, कदम सिंह, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। सो आप देखो मथुरा का हमने क्या पढ़ा, मथुरा में रहते हैं देवी देवता, देवी सिंह पढ़ा। ओके, तो हमें पता लग गया कि मथुरा ही बिल्कुल गलत है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि मथुरा का करेक्ट मैच नहीं है। ओके, कानपुर के नाना साहब, बागपत के कौन थे, सो बागपत का भी हमें पता लग गया कौन थे, शामल थे। मथुरा का कौन था, देवी सिंह थे, कदम सिंह नहीं थे। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला। सो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो Who was the Governor General of India at the time of सिपाही म्यूटनी। तो at the time of सिपाही म्यूटनी जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ओके, सो लॉर्ड कैनिंग। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। 12th question is who among the following was a leader from Allahabad, now Prayagraj, in the revolt against the British in 1857। So इलाहाबाद के टाइम पे या इलाहाबाद की तरफ से किसने रिवॉल्ट किया था, सो किसने रिवॉल्ट किया था इलाहाबाद के टाइम से, हमने कैसे याद रखा था, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, ऑल लिखा है। तो हम कहते हैं ना ऑल लिया, तो लिया यानी कि लियाकत अली, राइट। क्या हो गया हमारा, लियाकत अली। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12th क्वेश्चन का फर्स्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन इज बेगम हजरत महल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट ऑफ इंडिया। बेगम हजरत महल कौन से रिवॉल्ट से जुड़ी थी, तो ये कौन से रिवॉल्ट से जुड़ी थी, सिपाही म्यूटनी 1857 के। ओके, सो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बेगम हजरत महल जो थी ये लीडर थी 1857 रिवॉल्ट की, लखनऊ की भी थी, आगरा की भी थी, अवध की भी थी। ओके, और बेगम हजरत महल का जो टॉम्ब है वो कहाँ पर लोकेटेड है, काठमांडू नेपाल। ठीक है, तो देखो आप ये रिवॉल्ट के टाइम पे कहाँ पे चली गई थी, नेपाल भाग गई थी। ओके, सो वहीं पे इनका टॉम्ब भी है काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट एंड सेलेक्ट द राइट वन। अब यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हो क्या लिखा है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट इट वॉज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन सैलरीज बिटवीन द इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। तो हमने देखा था ना अभी बहुत ही ज्यादा जो सैलरी में डिफरेंस देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। बी है द इंडियन सिपाही वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय देयर यूरोपियन ऑफिसर्स। अब जो इंडियन सिपाहीज हैं तो उनको साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सी द सिपाही वर सेंट टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर बट वर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा अलाउंस। जो सिपाही थे इंडियन सिपाही उनको दूसरी जगह पे भेजा जाता था कोई वॉर वगैरह लड़ने के लिए, बट उनको अलग से कोई भी पैसे नहीं दिए जाते थे, राइट। उनको कोई अलग से कुछ भी अलाउंस पेड नहीं किया जाता था। सो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव, राइट। सो ये सारे ही थर्ड ऑप्शन, सो ये सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 15th क्वेश्चन इज एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। और यहाँ पर आपसे कहा है कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। सो ये बुक किसकी है, कार्ल मार्क्स की है।
ओके, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, बुक पूछी है कि इस बुक के ऑथर कौन है, तो कौन है, कार्ल मार्क्स। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, राइट। तो आप देखो जो फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, ऑब्वियसली उसमें जो कई सारे हमारे लीडर्स थे उनके ऊपर बहुत उनको चोटें भी आई होंगी। ओके, मार्क बहुत ज़्यादा आ गए होंगे, तो मार्क से आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स, राइट। सो जो फर्स्ट इंडियन वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, उसमें जो हमारे लीडर्स थे उन पे बहुत सारा मार्क आ गया होगा, तो मार्क से आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो इसके ऑथर कौन है, वी.डी. सावरकर। ओके, अब आप देखो जो ये इंडियन वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, तो इसमें सब ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, इंडियन लीडर्स ने, सब ने सबसे बढ़कर था ये, तो बढ़कर सावरकर। नेक्स्ट है रेबेलियन 1857 अ सिंपोजियम, सो इसके ऑथर कौन है, पूरन चंद्र जोशी। अब यहाँ पे सिंपोजियम का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी मीटिंग जहाँ पर सभी एक्सपर्ट बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे या कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है। ओके, सो ये बात याद रखना है आपको। तो आप देखो ये जो रेबेलियन 1857 का हुआ, ओके, ये जो विद्रोह हुआ, तो इसमें सबके अंदर बहुत ही ज़्यादा जोश भर गया था, जो भी इंडियन लीडर्स थे। तो जोश से जोशी याद रखना है कि हाँ कौन थे, जोशी थे, तो पूरन चंद्र जोशी। नेक्स्ट है 1857। अब आप देखो 1857 का रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, सेना की वजह से। ओके, तो सेन, डॉक्टर एस.एन. सेन। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, सो कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के ऑथर कौन है, सैयद अहमद खान। ओके, सो कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, सैयद अहमद खान। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, कार्ल मार्क्स, इसे अभी हमने देखा। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857, अब ये सिपॉय म्यूटनी था एंड रेबेलियन था 1857 का, आर.सी. मजूमदार। ओके, तो जो सिपॉय थे वो कैसे थे, बिल्कुल दमदार थे, राइट, दमदार थे, मजूमदार, मजूमदार। सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज, एस.बी. चौधरी। सो सिविल का रेबेलियन भी इसको बोला गया, इसके कौन थे ऑथर, तो एस.बी. चौधरी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट जो ऑथर्स हैं उनकी क्या बुक्स हैं रिलेटेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, 1857 का रिवॉल्ट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। सो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।